दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस अंक में हम बातचीत करेंगे कृषक उत्पादक संगठनों की पशुपालन में भूमिका पर। इसके साथ ही मुर्गी पालन के संबंध में भी हम जानकारी लेंगे। किसान भाइयों, बारिश का मौसम जैसे शुरू होता है तो हमारे जो पशु हैं उनका विशेष रूप से हमें ख्याल रखना पड़ता है। इसके साथ ही साथ कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन जो कर रहे हैं हमारे किसान भाई, उनको तो विशेष रूप से बारिश के मौसम में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि जब ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा तो कोशिश हमारी यही रहती है कि उन पे उत्पादन भी हमें जो है भरपूर मिले, और इसके लिए हम वो तमाम व्यवस्थाएँ करते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत रहती है। ख़ास तौर से कृषक उत्पादक संगठन क्या है और इनकी क्या भूमिका होती है, और ख़ास तौर से हमारे किसान भाइयों को इन संगठनों से क्या कुछ लाभ मिल सकता है, इन सब बातों की आज हम जानकारी लेंगे। और किसान भाइयों, खुशी की बात है कि हमारे बीच में है डॉक्टर एस.डी. खरे साहब, जो कि OSD है पशुपालन विभाग से, मध्य प्रदेश शासन से। खरे साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। खरे साहब, जो हम इस समय जो है जिस संगठन की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो किसान भाइयों के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं और कृषक उत्पादक संगठन की जो भूमिका है, उसके संबंध में आज हम यहाँ पर बैठकर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप यही बताएं कि कृषक उत्पादक संगठन क्या होते हैं और इनकी क्या भूमिका होती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृषक उत्पादक संगठन एक कृषकों का लीगल एक संगठन है जो कि लघु, सीमांत और भूमिहीन कृषकों का इसको जोड़ के और उनका संगठन बनाया जा सकता है। पशुपालन में विशेष रूप से देखा गया है कि अभी तक का जो कुछ ही संगठन हैं जो कि हमारे प्रदेश में कार्यरत हैं। तो इनकी सफलता को देखते हुए शासन ने निर्णय लिया है कि पशुपालन में जैसे मुर्गी पालन है, डेयरी है, पिगरी है, गोटरी है, इनमें भी कृषकों के संगठन बनाए जाएं और इन संगठनों के माध्यम से कृषकों को उनकी आय का एक सुनिश्चित आय का एक जरिया उनको दिया जाए। तो इस उद्देश्य को लेके ये संगठन प्रदेश में तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, खरे साहब ने बताया कि ये संगठन जिस उद्देश्य को लेकर तैयार किए जा रहे हैं उस उद्देश्य तक हमें पहुंचना बहुत ज़रूरी है। संगठन के निर्माण की यदि बात की जाए खरे साहब, तो इसका निर्माण कैसे किया जाता है, मतलब किस तरह से किसानों को संगठित किया जाता है? देखिए साहब, इसमें जो भी किसान, हम जिस भी क्षेत्र में उनका संगठन तैयार करना चाह रहे हैं, चाहे वो मुर्गी पालन के क्षेत्र में हो, चाहे वो डेयरी या दूध उत्पादन के क्षेत्र में हो, बकरी पालन के क्षेत्र में हो या सूकर पालन के क्षेत्र में हो, तो इसमें सर्वप्रथम तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे कृषक भाई उसमें कितने कृषक भाई उस गतिविधि से जुड़े हुए हैं जी। या तो वो मुर्गी पालन से जुड़े हुए हों, तो कम से कम इसमें हमें 300 कृषकों की आवश्यकता, जो हमारे प्राथमिक उत्पादक होंगे उनकी आवश्यकता हमें इस संगठन को तैयार करने में होती है। मतलब एक ही फील्ड के, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे पशुपालन हो, जी जी, या भैंस पालन हो, बकरी पालन हो, एक ही फील्ड का होना चाहिए। हाँ, यदि हमने उस पर्टिकुलर सेक्टर में, चाहे वो डेयरी सेक्टर में हो, पोल्ट्री सेक्टर में हो, उसमें यदि हम अपना संगठन तैयार करना चाह रहे हैं तो ऐसे कृषक हमारे जो 300, कम से कम 300 कृषक हमारे होने चाहिए, जिनको कि हम उसमें जोड़ के और एक संगठन का रूप दे सके और एक लीगल इंस्टीट्यूशन के रूप में उसका विकास कर सके। बिल्कुल डॉक्टर खरे साहब, आपने बताया कि लीगल इंस्टीट्यूशन के रूप में उसका हमें विकास करना है, तो क्या इसके लिए फिर पंजीयन की भी आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल साहब, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। इसके लिए देखिए, जब भी हम कोई वैधानिक संगठन तैयार करते हैं तो शासन ने कुछ अपने एक्ट बना रखे हैं। इन एक्ट के तहत हमें वो संगठनों को पंजीयन कराना पड़ेगा। जैसा कि मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि कृषक बंधु अपने संगठन को या तो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं या फिर सहकारिता एक्ट में जाके वो उसका पंजीयन करा सकते हैं। मतलब ये दो जो स्वरूप आपने बताया, तो कंपनी एक्ट में होगा या फिर सहकारिता एक्ट में?
एक एक्ट और है, ट्रस्ट एक्ट। ट्रस्ट अच्छा। एक्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हमारे प्रदेश में 2 तरह के एक्ट में इन संगठनों का पंजीयन किया जा रहा है। हम्म। चलिए, तो ये तो आपने बताया कि इस 2 तरीके से अपन पंजीयन करा सकते हैं। अब बात आती है पशुपालन में इन संगठनों की भूमिका की। तो आप बताएं खरे साहब कि ये संगठन जब बन जाते हैं तब पशुपालन के क्षेत्र में किस तरह से काम शुरू होता है? देखिए साहब, ये कृषक जो प्राथमिक उत्पादक है, कृषक है, पशुपालक है, वो अपना पूर्व से वो अपनी गतिविधि कर रहा है। चूँकि हम उसको एक वैधानिक संगठन के रूप दे रहे हैं, इसके लिए सर्वप्रथम उनको 300 किसानों को हम एकत्रित करते हैं, उनको संगठन की भूमिका के बारे में बताते हैं, उससे क्या लाभ हैं, उससे क्या किस तरह से आय को हम अपनी बढ़ा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को के बारे में कृषकों को एक उन्मुखीकरण प्रोग्राम चला के हम उनसे बात करते हैं और उनको उस प्रक्रिया के बारे में समझाते हैं। इसमें जब वो संगठन उनका पंजीकृत हो जाता है तो उनके लाभ के बारे में भी हम किसानों को बताते हैं। इसमें लाभ देखिए क्या होता है कि जो छोटा किसान है हमारा, वो अपने उसके पास में उत्पादन की मात्रा बहुत कम होती है और उस उत्पादन की मात्रा को वो बाज़ार में लेके जाएगा व्यक्तिगत रूप से, तो उसको उतने दाम प्राप्त नहीं होंगे। पहली बात तो उसको उसके उत्पादन का सही लाभ नहीं मिलता है। दूसरी बात ये कि जो आदान लगने वाले हैं, जैसे उदाहरण के लिए मुर्गी पालन यदि कृषक हमारा कर रहा है, तो उसमें जैसे चूजे की खरीदी है, मुर्गी दाने की खरीदी है या दवाइयाँ इत्यादि खरीदना हुआ, यदि एक व्यक्तिगत किसान बाज़ार में जाकर उसको क्रय करेगा तो निश्चित तौर पे उसको दाम जो है वो ज़्यादा होंगे। सही बात है। और यदि 300 किसान मिलके एक साथ जाके अपना, चाहे वो अपने उत्पादन की बार्गेनिंग की बात हो, उत्पादन बेचना चाहते हो, तो फिर उनको उचित दाम मिलेगा और जो खरीदार है, जो व्यापारी है, वो उनके स्थान तक आकर ही उसको वो विक्रय कर कृषक भाई जो है उस अपने उत्पादन को विक्रय कर सकते हैं। तो ये लाभ प्राप्त होते हैं। एक तो उनको जो आदान है, आदान सस्ते मिलते हैं और जो उनका उत्पादन है वो अच्छे दामों पे विक्रय होता है। बिल्कुल। डॉक्टर खरे साहब, अभी तक हमने देखा है कि किसानों के चाहे उनका विपणन की जो बात हो, वस्तुएं खरीदना या बेचना हो या फिर माल का आदान प्रदान करना हो, तो कई बार बिचौलिए जो है बीच में जो है मुफ्त में लाभ लेते हैं। तो इस तरह के जो उत्पादक संगठन बनने से क्या बिचौलियों की कुछ कमी आती है क्या इसमें? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न उठाया है कि देखिए, यदि इस तरह के जो संगठन हमारे तैयार हो जाते हैं तो आज अगर जो भी किसान संगठित नहीं है या उसने अपना कृषक उत्पादक संगठन के बगैर वो काम कर रहा है, तो अपने उत्पादन से लेके और जो उपभोग करता है उसके बीच में बहुत सारे बिचौलिए काम करते हैं। जो उसका लाभ, उत्पादन का जो लाभ होना चाहिए, जो उत्पादक को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है और वो बिचौलियों के बीच में ही वो वितरण हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर हम अपने संगठन तैयार कर लेते हैं तो इन बिचौलियों को भी मतलब हम इस वैल्यू चेन से या सप्लाई चेन से हम उसको पृथक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपने ये बात तो भली भांति समझ ली होगी कि यदि कृषक उत्पादक संगठन में हम शामिल होते हैं तो पहली चीज़ तो ये कि हम एक तरह से संगठित हो जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 300 किसान एक प्लेटफॉर्म पर हम आकर जो है एक साथ काम कर सकते हैं। इसके साथ में हम जो भी चीज़ें या तो खरीदते हैं या हमारा जो उत्पादन होता है उसको हम बेचने जाते हैं, तो इसमें बिचौलियों की कमी हो जाती है। हम सीधे जो है अपना माल जो है उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता तक जब चीज़ जाती है तो उसमें बिचौलियों की नगण्यता हो जाती है और सीधा प्रॉफिट जो होता है वो उत्पादक यानी कि किसान भाइयों को होता है। डॉक्टर खरे साहब, यदि आंकड़ों की हम बात करें तो इस समय कितने जो है संगठन, कृषक उत्पादक संगठन काम कर रहे हैं? देखिए सर, अभी हमारे प्रदेश में अगर हम संगठनों की बात कहें पशुपालन के क्षेत्र में जी, तो मुर्गी पालन के क्षेत्र में हमारे यहाँ संगठन कार्यरत, क्रियाशील हैं और बड़े अच्छे ढंग से वो कृषकों को लाभ पहुँचा रहे हैं। दूसरा, दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ इस तरह के संगठन क्रियाशील हैं जी। तो जहाँ तक मैं पहले तो मुर्गी पालन की बात करूँगा कि मुर्गी पालन में हमारे यहाँ अंडा उत्पादन और ब्रॉयलर उत्पादन दोनों उत्पादन के प्रकरणों में या देखा जाए तो जो संगठन है हमारे वो क्रियाशील हैं और लगभग ऐसे 13 संगठन अभी हमारे प्रदेश में बड़े अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं
और उनका अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में अभी फ़िलहाल 13 कृषक उत्पादक संगठन जो है वो मुर्गी पालन के क्षेत्र में भरपूर काम कर रहे हैं और किसान भाई भरपूर उत्पादन का लाभ भी ले रहे हैं। डॉक्टर खरे साहब, मुर्गी पालन की जैसे आपने बात की है, तो आप थोड़ा सा बताएं कि मुर्गी पालन के क्षेत्र में किस तरह से हमारे किसान भाई जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए साहब, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि मुर्गी पालन हमारे प्रदेश में दो तरह से किया जा रहा है जी। एक तो अंडा उत्पादन के लिए और दूसरा ब्रॉयलर उत्पादन के लिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो अंडा उत्पादन की जो क्षेत्र है हमारे प्रदेश में, अभी इसमें बहुत ही असीम संभावनाएं हैं इसमें प्रगति करने की, क्योंकि आज की दिनांक में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो अंडे का उत्पादन है वो लगभग 30 लाख अंडा प्रति दिवस हमारे यहाँ उत्पादित हो रहा है, जबकि हमारे प्रदेश में ही लगभग 90 लाख अंडे की रिक्वायरमेंट है, जो कि देखा जाए तो उत्पादन में और खपत में बहुत बड़ा अंतर है। तो देखा जाए तो इस क्षेत्र में काम करने की असीम संभावनाएं हैं कृषक भाइयों को, और वो अच्छा खासा इस अंडा उत्पादन गतिविधि से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। दूसरा जो हमारा मुर्गी पालन होता है वो ब्रॉयलर उत्पादन के लिए होता है, जो कृषक भाई कार्य करते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि लगभग हमको 60 लाख मुर्गियों की आवश्यकता प्रति माह प्रदेश में आवश्यकता बनती है, लेकिन अगर हम उत्पादन क्षेत्र की जहाँ तक बात करेंगे तो प्रदेश में अभी मुश्किल से 25 से 30 लाख मुर्गियों का उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह से देखेंगे आप कि हमको दोनों ही क्षेत्र में प्रगति करने की असीम संभावनाएं हैं, और ख़ास तौर से जब यदि हम संगठन बना लेते हैं तो निश्चित है किसानों को एक सुनिश्चित आय प्राप्त होगी। छोटे से छोटे किसान भी कृषक उत्पादक संगठन से जुड़ के और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, कृषक उत्पादक संगठन से जब हम जुड़ते हैं तो कई तरह के लाभ भी हमें शासन की तरफ से मिलते हैं। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। खरे साहब, यदि मुर्गी पालन के क्षेत्र में हमारे किसान भाई संगठन के माध्यम से काम करते हैं तो शासन द्वारा क्या लाभ मिलते हैं? देखिए साहब, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि इसमें हमारे प्रदेश में अभी 2 तरह के वैधानिक संगठन बनाए जा सकते हैं। एक तो कंपनी एक्ट में हम जुड़ सकते हैं जी, या फिर हम दूसरे सहकारिता एक्ट में जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए कम से कम हमको 300 कृषकों की आवश्यकता होगी जो इस गतिविधि को पूर्व से संचालित कर रहे होंगे, हों या वो अभी उत्पादन में जुड़ना चाहते हों।
तो 300 कृषकों का हमें सबसे पहले उनका कुछ प्रशिक्षण मतलब इत्यादि एक बॉडी प्रदान बन करना। जाती है, फिर उनको प्रशिक्षण दिया जाता बिल्कुल, है। प्रशिक्षण इसके दिया जाता बाद है। में फिर उनको कुछ ऋण वगैरह बैंक से कुछ सहूलियतें जी हाँ, मिलती है। बिल्कुल। इसमें देखिए साहब, हमारे यहाँ संगठनों को सहयोग नाबार्ड के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, अच्छा, जिसमें उनको कार्यशील पूंजी और कुछ जो वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए उनको राशि की आवश्यकता होती है, वो नाबार्ड से प्राप्त हो सकती है। या दूसरा हमारा NCDC है, राष्ट्रीय कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके माध्यम से भी इनको इस तरह की कार्यशील पूंजी की व्यवस्था हो सकती है। मतलब इस तरह से शासन के द्वारा भी जो है काफ़ी कुछ मदद उपलब्ध कराई जाती है इन उत्पादक संगठनों को। जी, खासतौर से मुर्गी पालन में यदि किस्म की हम बात करें तो हमारे प्रदेश में जो प्रचलित किस्म है, जिसका अंडा उत्पादन भी बढ़िया है और ब्रायलर के लिए भी वो बढ़िया है, तो वो कौन कौन सी किस्में हमारे किसानों को उपलब्ध कराई जाती है? देखिए अब हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में जो अंडा उत्पादन के लिए प्रजाति उपयोग हो रही है, वो वाइट लेग हॉर्न की BV 300 बर्ड है, पक्षी है, जी, जो कि अंडा उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती है और वर्ष भर में हमको 320 से लेकर 330 अंडे तक का उत्पादन वो देती है। इसी प्रकार से ब्रॉयलर उत्पादन में देखें तो वाइट लेग हॉर्न की ही प्रजाति हबर्ड है, बैकॉक है और रोस है, इस तरह की उप प्रजातियों से हम अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। बिल्कुल। किसान भाइयों, कृषक उत्पादक संगठन यानी कि ये आपका अपना समूह है, इसको आप खुद तैयार करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ती है जब आप 300 किसान एकत्रित हो जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाकर संपर्क करना होगा? देखिए अभी शासन ने भी ये निर्णय लिया है कि इन संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए, तो इसके लिए जिला स्तर पर हमारे जो उप संचालक कार्यालय हैं वहाँ पे किसान भाई संपर्क कर सकते हैं, जाके अपनी जो भी उन्होंने जिस भी क्षेत्र में वो उत्पादन से संगठन उत्पादन से जुड़ के और संगठन बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे संपर्क कर लें, उनको यथोचित मार्गदर्शन मिल जाएगा और वो वहाँ अपना संगठन तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आगे जो है उत्पादक क्षेत्र में जो है कदम बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक आपका काफ़ी लंबा अनुभव होगा इस क्षेत्र में, क्योंकि कृषक उत्पादक संगठन जो है काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ प्रदेश में जो संगठन काम कर रहे हैं उनका क्या अनुभव है आपके हिसाब से? क्या कुछ जो है आपने देखा है? देखिए साहब, ये कृषक उत्पादक संगठन जो है अगर उसको देखा जाए तो किसानों का संगठन है जी, किसानों के लिए संगठन है और किसानों के द्वारा बनाया गया संगठन है। तो जो अभी तक के जो हमारे अनुभव आ रहे हैं कृषक उत्पादक संगठन के, वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही उत्साहजनक हैं। और इसमें जो पूर्व में हमारे संगठन कार्य कर रहे हैं वो प्रतिवर्ष लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं और वो उत्पादन में भी मुनाफा कमा रहे हैं बिचौलियों को दूर करके। और इसके अलावा जो उनको कृषि या पशु आदान में जो भी सामग्रियां लगती हैं वो भी उचित दर पे प्राप्त कर ले रहे हैं। और सबसे प्रमुख बात तो यह है कि उनका उत्पादन उनके ही घर द्वार से ही जो विक्रेता है वो खरीद ले रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है इसमें। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, इस बातचीत में सबसे पहली चीज़ तो ये आई है कि हमें अपना एक संगठन बनाना है और अपने संगठन के द्वारा ही हमें अपना उत्पादन तैयार करके जो है बाहर बेचना है, ताकि अपना जो लाभ है वो हमको स्वयं को मिले, कोई बिचौलिया उसे ना ले जाए। डॉक्टर SD खरे साहब, आप यहाँ पर आए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, विशेष रूप से कृषक उत्पादक संगठनों की भूमिका के संबंध में आपने बताया। और जो हमारे एक पशुपालक किसान भाई है, मुर्गी पालक किसान भाई है, वो जो है इस संगठनों को बनाकर या जो बने हुए संगठन हैं उनमें शामिल होकर जो है ज़रूर लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। और किसान भाइयों, आज की इस बातचीत से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यदि हम कृषक उत्पादक संगठन बनाते हैं या जो संगठन हैं उनमें शामिल होते हैं तो हम अपने उत्पादन का जो लाभ है वो खुद ही चुनेंगे, ना कि कोई अन्य बिचौलिया उस लाभ को प्राप्त करेगा। इसके साथ ही साथ हम कहते हैं ना कि संगठन में एक शक्ति होती है, तो हम अपने आप जो है शक्तिशाली बनेंगे, समृद्ध किसान कहलाएंगे और भरपूर उत्पादन हम लेंगे। आज के अंक में इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर हम मिलेंगे। हमें दीजिए आज्ञा और आप देखिए खबरें खेती की।
नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। सबसे पहले देखेंगे प्रमुख खबरें। योनो ऐप से किसानों को अब घर बैठे मिलेंगे बीज। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने देश के 85% छोटे किसानों को खुशहाल बनाने की कही बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा देश की पहली प्राइवेट मंडी मध्य प्रदेश में स्थापित हो और कोरोना काल में किसान बरते एहतियात। अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के बीज पोर्टल को योनो कृषि ऐप के एकीकरण होने के बाद अब देश भर के किसान घर बैठे ही बीज खाद ले सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यक्रम की शुरुआत में ये बात कही। इस पर श्री तोमर ने देश के घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान को बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने कहा है कि स्टेट बैंक के जरिए ऐप के साथ बीज पोर्टल से जुड़ने के लिए अब किसानों को घर बैठे ही खाद वो ले सकेंगे। इस अवसर पर बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने बताया है कि योनो ऐप को अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी में भी इस का संचालन होगा। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी बैंकों में आकर इन सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। किसानों की आय बढ़ाने और कार्यों में सुधार को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के साथ मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में श्री तोमर ने देश के छोटे से छोटे किसान को भी खुशहाल बनाने की बात दोहराई। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के कृषि कार्यों की प्रगति की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। श्री तोमर ने कहा है कि एग्रीकल्चर और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में स्वीकार्यता जारी है। राज्य सरकार जल्द से जल्द प्रस्ताव देगी ताकि राशि का आवंटन जल्द से जल्द हो सके। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार देश की पहली प्राइवेट मंडी मध्य प्रदेश में स्थापित हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा नया मंडी अधिनियम बनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन अधिनियम विधेयक पारित होते ही उस पर तत्परता के साथ अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भोपाल में मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर चर्चा कर ये बात कही। उन्होंने कहा है कि नए अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति जो किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर ना हो और उसके पास बुनियादी सुविधाएं हों वो मंडी खोल सकता है। इसके लिए उसे शासन से लाइसेंस लेना होगा। इस अधिनियम से किसानों को भी फायदा होगा क्योंकि जिस दिन व्यापारी किसानों से फसल खरीदेगा उसी दिन उसका भुगतान भी करना होगा। बैठक में कृषि मंत्री कमल पटेल सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कोरोना काल में किसान बरते एहतियात। कोरोना का संक्रमण अभी भी खत्म नहीं हुआ है और खेतिहर किसान लगातार अपने काम में जुटे हुए हैं। किसानों को घर से बाहर निकलकर खेतों में काम करने जाना होता है, इसलिए उनको कई सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क का उपयोग हमेशा करें किसान, और सैनिटाइज का उपयोग भी करें क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, और अपने कपड़े व मास्क का विशेष रूप से ध्यान रखें। खबरें खेती की में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।